बेटा सबसे पहले जो हम हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन्स इन मैटर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमें ये कहता है, कोई बच्चा ना बोले फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बेटा हमें ये कहता है कि कोई भी मेटल्स हैं उनमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और वो किसी पोटेंशियल बैरियर के बगैर वो मेटल में मूव करते हैं। इसे हम देख सकते हैं सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। Although great simplification works pretty well in many cases, it describes many important properties. हमने यहाँ पर काफी सारी चीजों को छोड़ा है, काफी सारी चीजों को हमने इग्नोर किया है। हम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को इग्नोर करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन को जो है वो इग्नोर करेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। इवन देन ओवर सिंप्लीफिकेशन के बावजूद ओवर सिंप्लीफिकेशन के बावजूद हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आदो इसमें बेहतरी के चांसेस हैं, इसे हम इसमें कुछ कमियां हैं उन्हें हम दुरुस्त कर सकते हैं, कुछ करेक्शंस हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो कहता है कि इसमें हम क्या इग्नोर क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम इग्नोर कर रहे हैं निगलेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस ऑफ द लेटेक्स। हम कहते हैं कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस में बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मेटल्स में देयर इज नो एनर्जी गैप, आप सब लोग जानते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी आपने पढ़ी है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं क्रिस्टल में, फ्रीली मूव करते हैं। देयर इज नो पोटेंशियल वेल, वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होता। हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कर रहे हैं, लेकिन हम we will ignore their interaction and we will also neglect the interaction of conduction electrons with the ions of the lattice। तो लेटिक्स में अकेले इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, वहां पे लेटिक आयंस भी हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, उनका और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होगा और हम उस इंटरेक्शन को भी इग्नोर करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। इवन देन ये काफी सारा काम कर रहा है। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, और हम ये समझते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मेटल में मूव कर रहे हैं फ्रीली, लेकिन इनके दरमियान जो ऑर्डिनरी गैस मॉलिक्यूल्स हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है, इन दोनों के दरमियान कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। हम उन फंडामेंटल डिफरेंसेस को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला फंडामेंटल जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। नॉर्मली गैस में अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा, हम न्यूट्रल गैस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं चार्ज पार्टिकल्स। अगर हम लोग चाहते हैं और हम कहते हैं कि मेटल एज अ होल न्यूट्रल है, अगर मेटल एज अ होल न्यूट्रल है तो टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द होल क्रिस्टल वी नीड टू इंक्लूड पॉजिटिव आयंस। मींस अब सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, जिस तरह के गैस में हम सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं ना बेटा, यहाँ सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं, हमें उन पॉजिटिव आयंस को भी जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह बेटा अगर हम लोग देखें तो जो दूसरा इसमें मेजर डिफरेंस है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मस्ट सेटिस्फाई द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि आम गैस में नहीं होता। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फर्मियंस पे लगता है और ये हमें कहता है कि कोई से दो फर्मियंस सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो है वो उनके पास नहीं हो सकता उनका। और लेट्स सपोज अगर कोई
दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक लेवल में हैं और उसमें बाकी तमाम उसके लेवल जो हैं क्वांटम नंबर सेम है, तो और कुछ नहीं, तो उसका जो स्पिन है वो डिफरेंट होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओबे करेंगे। दीज आर दी टू फंडामेंटल डिफरेंसेस जिन्हें हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशन। बेटा आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल वेल पढ़े हैं, आपने पोटेंशियल वेल वन डायमेंशन में पढ़ा है, आपने उसमें पोटेंशियल बैरियर है 3 डायमेंशन में पढ़ा है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है इस कोर्स का वो है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशन। मीन्स हम लोग कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशन में वो जो है वो ट्रैप्ड है या वन डायमेंशन में वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। कहता है कि assume an electron of mass m is confined to a length of L by infinite barrier। तो ये अगर हम लोग देखें इधर, तो ये बेटा हमारे पास एक पोटेंशियल वेल है और ये एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स L। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फाइंड है, वी आर कंसीडरिंग दिस, ये इसके अंदर कॉन्फाइंड है और इसकी जो विड्थ है वो L है। ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस ये है कि इसका जो हाइट ऑफ द वेल है, हाइट ऑफ द बैरियर है, दैट इज इनफाइनाइट, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप दिस वेल। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं। और लेट्स सपोज जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उसका जो वेव फंक्शन है वो साई n ऑफ x है, साई n ऑफ x। तो अगर हम इसके श्रोडिंगर इक्वेशन इसके ऊपर जो है वो सॉल्व करें तो वी कैन राइट एज h psi n of x, this will yield eigen energy which will be En and again psi n of x। अब बेटा जो इसका हैमिल्टोनियन होगा इसे समझने की जरूरत है, इसका हैमिल्टोनियन कैसा होगा। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन स्टैंड फॉर देयर इज नो पोटेंशियल, पोटेंशियल फंक्शन नहीं है इसके अंदर, V0 है। अगर हम x इक्वल्स 0 से लेकर x इक्वल्स L तक जाते हैं तो इस रीजन के अंदर देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, V इज इक्वल टू 0। अगर V 0 है तो जो हैमिल्टोनियन है ये सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको पता है कि हैमिल्टोनियन हम कहते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है लिहाजा हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा h psi n, सारे का सारा जो हमारा हैमिल्टोनियन होगा इट विल बी p स्क्वायर ओवर 2m psi n of x। ये हैमिल्टोनियन है p स्क्वायर ओवर 2m। अब p की अगर हम वैल्यू लिखें और उसका स्क्वायर लें तो इट विल बी इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर dx स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर dx स्क्वायर, ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू को यील्ड करेगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, प्लस v नहीं हम लिख रहे, साई n ऑफ x। और इसका आंसर जो आइगन एनर्जी आएगा दैट विल बी En साई n ऑफ x। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और हमें पता है कि अगर मैं हैमिल्टोनियन को अप्लाई करूंगा वेव फंक्शन के ऊपर तो अगेन एक ऐसी वैल्यू आएगी, अगेन वेव फंक्शन आएगा जिसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो जो मल्टीपल होगा उसका जो उसका कोएफिशिएंट कह लें या उसका जो मल्टीपल होगा वो उसकी आइगन एनर्जी होगी। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा ना बेटा वो या तो इन द फॉर्म ऑफ साइन आएगा, तो साइन का सेकंड डेरिवेटिव लूं, अगर आप लोग देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव हम ले लें d2 ओवर dx स्क्वायर। अगर साइन का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लूं तो अगेन साइन इक्वल आएगा, और अगर कॉस का सेकंड डेरिवेटिव लूं तो बेटा वो अगेन कॉस के इक्वल आएगा और साथ में नेगेटिव साइन आएगा। तो
तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम लिखेंगे ए साइन क्यू एन ऑफ एक्स क्यू एन एक्स प्लस बी कॉज क्यू एन एक्स। अब हमें बाउंड्री कंडीशन बता देगी आया इसमें साइन का फंक्शन रहेगा या कॉस का फंक्शन रहेगा या दोनों रहेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है? हमने कहा कि दिस इज एन इनफाइनाइट वेल। If this one is the infinite barrier or infinite well, there is no probability that electron can escape this well. तो इलेक्ट्रॉन का अगर इस वेल से बाहर नहीं जा सकता और इलेक्ट्रॉन इस वेल से बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इस वेल से बाहर उसका वेव फंक्शन जीरो होगा। इसका मतलब है जो ही हम सेंटर से इस पोटेंशियल वेल के किनारे की तरफ आएंगे जो कि x इक्वल 0 है और दूसरा किनारा है x इक्वल l, अगर हम किनारे की तरफ बेटा मूव करेंगे सेंटर से तो किनारों पे वेव फंक्शन वेनिश हो जाएगा। तो साई n ऑफ 0 मतलब ये x की जगह पे 0 आ रहा है। तीसरा साई n ऑफ l, l भी x की जगह पे आया है। जब x 0 हो और x l हो तो वेव फंक्शन वेनिश हो जाएगा और ये जो इसकी वैल्यू होगी वेव फंक्शन की ये 0 होगी। अगर आप ये वाली वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट करें, ये जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है यानी ये साई n ऑफ x का हमारे पास वैल्यू है। अगर बेटा इधर में x इक्वल्स 0 लिखूं, अगर x इक्वल्स 0 लिखूंगा तो साइन क्यू एन एक्स, एक्स 0 है तो साइन 0 0 होता है, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। पीछे मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी b cos क्यू एन एक्स। अगर x 0 है तो b cos 0, cos 0 1 होता है। तो जब x 0 है तो ये जो वेव फंक्शन है इसमें 0 होना है। तो a वैसे ही 0 है तो ये साइन वाला फैक्टर 0 है तो ये वाला फैक्टर वैनिश हो गया। इसी तरह अब cos 0 1 है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास आंसर आएगा वो यील्ड करेगा कि b इक्वल्स 0। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये आपका वेव फंक्शन बना, इसमें आप ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है वो लगाओगे तो आप वहां से ये कंक्लूड कर सकोगे कि इसमें b 0 है। अब बेटा अगर b 0 है तो मुझे पता चला कि जो सारे का सारा वेव फंक्शन होगा वो साइन की फॉर्म में होगा और इस वेव फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ a साइन क्यू एन एक्स। अब अलग बात है कि क्यू एन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब हम जब हमने x इक्वल 0 लिया तो हमारे पास वेव फंक्शन यील्ड हुआ। मैं यहाँ पे इस वेव फंक्शन को आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अगर हम लोग लिखें तो जब बेटा मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आई ए साइन क्यू एन एक्स प्लस बी कॉस क्यू एन एक्स। बेटा मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस थी, मैं कहता हूँ कि साई एन ऑफ 0 मीन्स जब मैं x की जगह पे 0 लिखूंगा तो मेरे पास बेटा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अगर इस बाउंड्री कंडीशन को मैं इस इक्वेशन के ऊपर लिखूं तो मैं लिखूंगा ए साइन, अगर x की जगह पे 0 है तो बेटा ये वाला फैक्टर 0 हो गया, ये वाला जो क्यू एन एक्स है, प्लस बी कॉस क्यू एन एक्स है तो ये भी बेटा 0 हो गया। इन दोनों का आंसर आ गया 0 इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में। क्या है हमें पता है बेटा कि साइन 0 0 होता है तो cos 0 1 होता है, तो ये वाला फैक्टर तो हमारे पास जो है ये वैनिश हो गया। पीछे हमारे पास cos 0 1 है तो यहाँ पे अकेला b बचा, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि b इज इक्वल टू 0। अब अगर बेटा b 0 है तो फिर इसका मतलब मेरे पास ये जो इक्वेशन है
अगर b हमारे पास आ गया 0, तो मेरे पास जो इक्वेशन थी बेटा कि psi that is equal to a sin k n x plus b cos k या q, यहाँ पे हम इसे q लिख रहे थे, cos q n x। अब ये वाला फैक्टर b 0 है, तो ये वाला वेव फंक्शन से ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बेटा जो अकेला एक फैक्टर बचा, वो फैक्टर बचा a sin q n x। बेटा जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो हमें पता है कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमें ये कहती है कि जो साइन n ऑफ l है ये भी बेटा 0 होगा अगर x की जगह मैं l लिखूं। तो अगर मैं x की जगह l लिखता हूं तो a sin q n into l that is equal to 0। इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 आएगी। अब हम इसे देखते हैं बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन थी वहां से बेटा और बेटा हमारे पास जो है स्क्रीन शेयर हम कर रहे थे कौन सी है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो बेटा जब मेरे पास वैल्यू आएगी कि क्यू एन एक्स इज इक्वल टू 0, हम लिख रहे थे ना साई 0 इक्वल्स ए साइन क्यू एन एल। बेटा ये भी उधर जाके 0 हो गया ए, और मेरे पास वैल्यू बची क्यू एन एल। मेरे पास वैल्यू आई साइन इनवर्स 0। जो साइन इनवर्स 0 है ना बेटा ये एन पाई की इक्वल है, और मेरे पास जो एल की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई एन पाई ओवर क्यू एन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से क्यू एन की वैल्यू लिखूं तो मेरे पास क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी एन पाई डिवाइडेड बाई एल। ये क्यू एन की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास वेव फंक्शन की जो शेप है वो क्लियर हो गई। वेव फंक्शन था मेरे पास कुछ ये, अब मेरे पास वेव फंक्शन आया ए तो वैसे ही मौजूद रहेगा, साइन क्यू एन की वैल्यू है तो एन पाई ओवर एल के इक्वल हमारे पास की वैल्यू आएगी, एंड वी विल बी लेफ्ट विद हमारे पास जो वेव फंक्शन हो जाएगा, इस वेव फंक्शन के जो हमारे पास बचेगा वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन हमारे पास बचेगा बेटा साई एन ऑफ एक्स ए साइन एन पाई ओवर एल इंटू एक्स, ये हमारे पास वेव फंक्शन बचेगा। और इसके ऊपर आप सेकंड डेरिवेटिव लो तो जो आइगन एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा that will be equal to h cut square over 2m pi n और l होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आज क्योंकि टाइम हो गया है, आज पहला दिन था, थोड़ा सा इसे यूज करते हुए प्रॉब्लम हो रहा था, कल इंशाल्लाह हम इसे खत्म करेंगे। इट्स ओके बेटा, थैंक यू। अब आप लोग, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कोई जो राय है वो इसके मतलब वो दे सकते हैं।